वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं घुमक्कड़ फैमिली। स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज़ में। मलेशिया सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगले देश फ़िलीपींस। इस वक्त मैं हूं फ़िलीपींस की राजधानी मनीला में, पर मन थोड़ा सा उदास है। अभी बताऊंगा आपको कि क्या हुआ है हमारे साथ। बहुत सारी परेशानियां मैंने झेली हैं पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट ये परेशानियां उसी दिन से चालू हो गई थी मैंने जिस दिन फ़िलीपींस की ट्रिप प्लान करी थी। तो एक एक करके मैं आपके साथ सारी परेशानियाँ शेयर करूँगा जो मैंने उठाई हैं फ़िलीपींस आने के बाद, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी फ़िलीपींस आने का प्लान करें तो आपको ये परेशानियां ना झेलनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ़िलीपींस ट्रिप से जुड़ी परेशानियां मेरे लिए उसी दिन चालू हो गई थी जिस दिन मैंने इस ट्रिप की प्लानिंग करी थी और अपना वीज़ा अप्लाई किया था। इस कंट्री के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। यूट्यूब पे भी कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियोस तो बना रखे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस नहीं है और उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी। तो मुझे वीज़ा अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम्स आई यहाँ पे। वीज़ा बस यही समझ लीजिए कि मुझे वियतनाम पहुँचने से एक हफ़्ता पहले ही यहाँ का वीज़ा मिला था। तो वीज़ा अनलाइक वियतनाम एंड मलेशिया, यहाँ का वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, पर्सनली विजिट करना पड़ेगा पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो बड़ी परेशानी थी इस कंट्री के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है ऑनलाइन कि आप कोई फॉर्म फिल करेंगे और आपको सीधा बुला लिया जाएगा। यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एम्बेसी में एक मेल लिखनी पड़ती है और फिर आपको वेट करना पड़ता है उस एम्बेसी के रिप्लाई का। वो लोग जब आपको रिप्लाई करेंगे उसके बाद ही आप एम्बेसी में विजिट कर सकते हैं। बिना उनके रिप्लाई के आप एम्बेसी विजिट भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस वॉज अनदर चैलेंज। पर जैसे तैसे बड़ी मशक्क़त के बाद वीज़ा तो मिला। उसके बाद हमने चालू की खोज अपने लिए एक घर ढूंढने की, और हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने अपना घर ढूंढा एयरबीएनबी से। मनीला भी हम लोग जो आए हैं 1 महीने के लिए आए हैं, तो हम लोग कोई अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे, 2 बेडरूम अपार्टमेंट जिसमें हमें सारी फैसिलिटीज़ लाइक किचन, वॉशिंग मशीन, वाईफाई, ये सब चीज़ें मिल जाएँ। बट यहाँ पे जब हम लोग घर ढूंढ रहे थे तो पाया कि यहाँ पे घर या तो बहुत अच्छे अवेलेबल नहीं थे, और जो घर अच्छे अवेलेबल थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो ये एक और बड़ी परेशानी थी इस कंट्री में। हमने अपने लिए एक बजट सेट किया हुआ है। हम जब भी 1 महीने के लिए कहीं घूमने जाते हैं तो हम मैक्सिमम 45-50 और बहुत खींच के 55,000 तक 1 महीने का रेंट का बजट बना करके चलते हैं। बट 50 से 55 हज़ार रुपये में यहाँ पे 2 BHK तो छोड़िए, 1 BHK भी नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल थे। तो मैंने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करा था। रेंट मुझे पड़ा था 50 हज़ार रुपये 1 महीने के लिए। बट मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से फ़िल्टर्स नहीं लगाए थे। तो अभी से 15-20 दिन पहले जब हम लोग मलेशिया में थे तो एक रात को मैं और उर्वशी बैठे हुए उस घर को देख रहे थे, तो हमने पाया कि उस घर के अंदर वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं थी। हमारे साथ बच्चे हैं तो रोज़ाना कपड़े धोने का चक्कर होता है, तो हम लोग हमेशा घर ऐसा चूज़ करते हैं जिसमें वॉशिंग मशीन साथ में मिल जाए। इस वाले घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी। वॉशिंग करने के लिए आपको कॉमन वॉशिंग एरिया में, जो कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे था, वहाँ पे जाना पड़ता। तो उर्वशी ने बोला कि इस घर को कैंसिल करते हैं, कोई और ढूंढते हैं। तो मैंने वो घर कैंसिल किया और फिर बड़ी मुश्किल से एक 2 BHK ढूंढा। अब क्योंकि 15-20 दिन ही कुल रह गए थे, बड़ी मुश्किल से मुझे एक 2 BHK अपार्टमेंट मिला। अब इस अपार्टमेंट का रेंट मुझे पड़ा 75 हज़ार रुपये, जो कि मेरे बजट से बिल्कुल बाहर था। बट स्टिल मैंने बुक करा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल थे नहीं 2 BHK के। बट यहाँ जब हम लोग पहुँचे हैं मनीला में, यहाँ पहुँच के एकदम हार्ट ब्रेक हो गया इस घर को देख करके। जिस एयरबीएनबी को हमने अभी बुक कराया, ये सोसाइटी तो बहुत अच्छी है, पर यहाँ का जो घर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। 2 BHK वो सिर्फ कहने को है, वो 1 BHK भी नहीं है, वो मुश्किल से स्टूडियो अपार्टमेंट है। एक स्टूडियो अपार्टमेंट को उन्होंने 2 BHK के अंदर कन्वर्ट कर रखा है। इस वजह से रूम्स बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, चलने की जगह नहीं है, वॉशरूम के अंदर एग्जॉस्ट फैन नहीं है, किचन बहुत छोटी सी है, कहीं से भी धूप नहीं आती है और बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक है। सीलिंग की ऊंचाई भी 8 फुट है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे फीलिंग दे रही है कि हम लोग किसी जेल में हैं। तो वो घर देख करके तो मेरा मूड ख़राब हो गया जिस दिन हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैंने ओनर के साथ रिक्वेस्ट करी कि भाई यहाँ पे तो हम 30 दिन नहीं रह सकते हैं, हम यहाँ पे 20 दिन रह लेंगे, 10 दिन पहले हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे, तो तू 20 दिन के पैसे ले ले और हमें यहाँ से जाने दे। पहले तो वो नहीं माना, काफ़ी देर तक बहस होती रही इस बारे में, क्योंकि मैंने 1 महीने के लिए बुक किया था। बट फाइनली उसको मैंने मनाया किसी तरीके से। अब एक परेशानी और थी कि मैंने यहाँ पे 1 महीने के लिए कार भी रेंट कर रखी है। कार का रेंटल मुझे पड़ा है 1 महीने के लिए 55 हज़ार रुपये, पर मैंने पार्किंग के 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं इसी बिल्डिंग में। तो एक्चुअली मेरे को घर जो पड़ा है वो 75 हज़ार प्लस 10 हज़ार 85 हज़ार रुपये में। तो मेरे से उसने बोला कि भाई पार्किंग के पैसे तो आपको 1 महीने के पूरे देने पड़ेंगे, घर के चलो आप दे दो मेरे को 20 दिन के हिसाब से 50 हज़ार रुपये। तो मैंने उसे 20 दिन के 50 हज़ार रुपये दिए। बाय द वे मैंने ये घर एयरबीएनबी से देखा था, बुक नहीं कराया था। इस ओनर ने मुझे बोला था कि आप एयरबीएनबी से बुक ना करा करके डायरेक्टली यहाँ पे आओ और मुझे कैश में पेमेंट कर देना। तो मैंने ये अपार्टमेंट फिर यहीं पे पहुँच करके इसको कैश में पेमेंट करी थी। तो मैंने फिर उसे 20 दिन की पेमेंट दी। अब 20 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे और 10 दिन हम लोग किसी दूसरे अपार्टमेंट में जाएंगे। तो थके आ रहे हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पे पहुँचते ही ये बंदा खड़ा हो गया कि मुझे पूरे 1 महीने के पैसे अभी के अभी निकाल के दो। तो बड़ी परेशानी हुई। तो ये बिहेवियर देख के तो मुझे बड़ा बुरा लगा, पर फिर भी मैं गया इसके साथ एटीएम पे। यहाँ पे एक लिमिट थी कि आप एक दिन में 10,000 पैसों एक बार में निकाल सकते हो, टोटल 20,000 पैसों ही निकाल सकते हो। तो मैंने 20,000 पैसों निकाल करके इसको दिए, जिस पे इसने थोड़ा सा मुँह बना लिया था।
बट स्टिल मैंने इसको बोला कि भाई अगले दिन तेरे को बाकी जो पेमेंट है वो बैलेंस पेमेंट अगले दिन कर देंगे। तो ये एक बड़ा गलत जेस्चर लगा इस बंदे का मेरे को। उसके बाद घर में बड़ी परेशानियाँ थी। घर में वाईफाई नहीं चल रहा था, वॉशिंग मशीन लीक हो रही थी, फ्रिज के अंदर बर्फ़ जम रही थी नीचे वाली साइड पे भी। तो मैंने एक एक करके जब इसको परेशानियाँ गिनानी शुरू करी तो फिर इसने मुंह बना लिया। दोनों बेडरूम्स में ओढ़ने के लिए एक शीट भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैं बड़ा हैरान था कि भाई 75,000 रुपये का घर है, ये आज तक का सबसे महंगा घर मैं रह रहा हूँ, जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ। एक जेल की तरह ये घर है, छोटा सा 8 फुट जिसकी सीलिंग है, और यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी कुछ नहीं है। तो मैंने इसको वाईफाई की कंप्लेंट करी, इसने 2 दिन लगा दिए उस वाईफाई को ठीक कराने में। पर मेरे को बड़ा बुरा लगा जब ये वाईफाई ठीक करने वाले लड़कों को लेकर के आया। उन्होंने वाईफाई ठीक किया तो ये बंदा मेरे से कहता है कि इनको थोड़े पैसे दे दो। मैंने कहा भाई मेरा क्या मतलब है इनको पैसे देने का, तेरा घर तेरा वाईफाई, मैंने तेरे को 75,000 रुपये महीने के हिसाब से तेरे को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। 20 दिन के मैंने तुझे 50,000 रुपये दिए और तू कह रहा है कि मैं वाईफाई के पैसे भी इनको दे दूँ। तो ये बड़ा ख़राब जेस्चर लगा मेरे को इस बंदे का। उसके बाद मैंने इस बंदे को बोला कि भाई एक सिम मेरे को दिलवा दे, कहाँ से मिलता है। तो इसने मुझे एक सिम दिलवाया। सिम हमने मार्केट से लिया। जब हम लोग कैश निकालने के लिए गए थे तो वहाँ से मैंने सिम लिया। तो सिम तो लिया पर उसके अंदर कोई बैलेंस नहीं था। तो मैंने इससे बोला कि भाई तू रिचार्ज कर दे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिचार्ज का कुछ सिस्टम मालूम नहीं था। तो मैंने कहा कि तू इसमें थोड़ा सा रिचार्ज कर दे। तो इसने कहा ठीक है मैं आपका 250 पेसोस का रिचार्ज कर देता हूँ। इसने मेरे से 250 पेसोस ले लिए और रिचार्ज किया मेरा 150 पेसोस का। उसमें भी ये 100 पेसोस खा गया। तो ये पहला ही बंदा था जिससे मैं फ़िलीपींस में आके मिला हूँ और इस बंदे ने मेरे को 2 बार इस तरीके से परेशान करने की कोशिश करी। तो बस उस दिन से मैंने इस बंदे के साथ बात करनी बंद कर दी। अब जैसे तैसे यहाँ पे 15-20 दिन निकालेंगे और अपने अगले एयरबीएनबी पे चले जाएंगे। जिस टाइम पे मैं ये घर बुक कर रहा था एयरबीएनबी से, उस टाइम पे इसने घर से ज़्यादा फोटो सोसाइटी की लगा रखी थी। तो सोसाइटी जो है वो तो बहुत अच्छी है, नो डाउट। सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, वॉक करने का एरिया है। देख करके किसी भी एंगल से नहीं लगता कि सोसाइटी में अंदर घर इस तरीके से होंगे। पर घरों का जो डिज़ाइन है वो इतना ज़्यादा डिज़ास्टरस है। अब पता नहीं ये नॉर्मली यहाँ पे घर ही ऐसे होते हैं या फिर ये इस सोसाइटी में घर ऐसे हैं या फ़िलीपींस लोगों के रहने का ये तरीका है। बट जो भी है, हम इंडियंस के लिए तो ये घर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो ये तो थी अपार्टमेंट की बात। उसके बाद मेरे को एक और शौक लगा यहाँ की महंगाई देख करके। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा सेटल हुए, तो मैं गया यहाँ से बाहर कुछ सामान लेने के लिए, बच्चों के लिए दूध लेने के लिए, थोड़ा घर का नॉर्मल राशन, आलू प्याज टमाटर वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ के जो प्राइसेस थे वो देख करके तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो गया। यहाँ पे टमाटर लगभग 300 रुपये किलो, आलू 350 रुपये किलो, प्याज 300 रुपये किलो, दूध 250 रुपये लीटर, दही 600 रुपये किलो। तो ये सब रेट देख करके तो मेरे तो होश ही उड़ गए। तरबूज यहाँ पे 100 रुपये किलो, पपीता 120 रुपये किलो, आम 300 से 350 रुपये किलो। तो इतने बुरे हाल हैं यहाँ पे महंगाई के, देख करके बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। अब मैंने तो ये सुना था कि मेट्रो मनीला जो है वो फ़िलीपींस का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है ये एरिया। बट यहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक से भरी पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि इन गाड़ियों को देख करके तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये आप कहाँ पे आ गए हो। एयरपोर्ट से ये हमारा अपार्टमेंट 12 किलोमीटर दूर है, पर 12 किलोमीटर को कवर करने के लिए ही हमारे को लगे अप्रॉक्सीमेटली 1.25 घंटा। तो यहाँ पे सड़कों पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि ड्राइव करने में बड़ी परेशानी होती है। ऊपर से मैंने सेल्फ ड्राइव कार बुक कर रखी है, मैं खुद ही ड्राइव कर रहा हूँ। तो उसका मुझे और डर लगने लगा कि मैं यहाँ पे कहीं किसी के साथ टच ना कर दूँ तो वो भी सारा मेरे ऊपर आ जाएगा। एक और चीज़ जो मेरे से मिस हुई वो चेक करनी कि यहाँ पर जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो इंडिया से ऑपोजिट साइड पे है। तो वो शुरू में ड्राइव करते हुए मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। हालाँकि बाद में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूँ, पिछले 3-4 दिन से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बट शुरू में वो बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। इस देश में हम लोग जब से आए हैं ना, एक अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। मतलब जो हमें एक पॉजिटिविटी सी आ रही थी वियतनाम में और मलेशिया में, वो पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं आ रही है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीजन वेयर वी आर स्टेइंग राइट नाउ। ये जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड पसीग, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। सोसाइटी तो हालांकि बहुत अच्छी है बट आसपास का एरिया बहुत ही ज़्यादा गरीबी से भरा है। मैंने यहाँ पे लोगों को कूड़े के ढेर में से खाना उठा के खाते हुए भी देखा है। तो गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उस वजह से वाइब्स जो हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स हैं। तो बस यही कुछ परेशानियाँ थी जो हम पिछले कुछ दिनों से मनीला में फेस कर रहे हैं। आई थॉट आप सबको एक बार बता दिया जाए कि अगर आप फ़िलीपींस यहाँ पे आ रहे हैं तो किन एक्सपेक्टेशंस के साथ आप यहाँ आएँ। बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पर, अकोमोडेशन से लेकर के खाने हर चीज़ में। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत प्लानिंग के साथ आएँ, अपने फाइनेंसेस को अच्छे से प्लान करके आएँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप ट्रैवलिंग।